Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 7, Developments in Tribal Communities. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with dress. ठीक है, तो अगर हम ड्रेस की बात करें तो बच्चा जो मेन थे, जो आदमी थे, वो यूजुअली वाइट लॉइन क्लॉथ पहनते थे और इस लॉइन क्लॉथ को हम बोल सकते हैं धोती या लुंगी. ठीक है, वाइट कलर की लुंगी या धोती ये लोग पहनते थे, जो इनकी वेस्ट में रैप की जाती थी, कमर में रैप की जाती थी. आज लोग आप लोग देखते होंगे ना, जो दादाजी वगैरह होते होंगे, कभी गलती से आप लोगों ने देखा होगा, वो धोती पहनते हैं तो पूरी कमर में रैप करते हैं, फिर उसको टक करते हैं अंडर द लेग्स के नीचे से एक बार से निकाल के उसको टक कर लेते हैं. ठीक है, तो या तो लुंगी बोल सकते हो आप या उसको धोती बोल सकते हो. और जो औरतें होती थी वो कॉटन साड़ी पहनती थी. मैन हो या वीमेन हो, बोथ यूज टू वियर सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड ऑल्सो हैव टैटूज ऑन देयर बॉडी. टैटू बहुत प्रेवलेंट थे और ये लोग क्या पहनते थे बेटा? सिल्वर ऑर्नामेंट, चांदी के ज्वेलरी पहनते थे और अपनी बॉडी पे टैटू बनवा लेते थे. अब अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन, तो जो गोंड्स होते थे वो अपने बहुत सारे ओकेशंस को, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे थ्रू सिंगिंग एंड डांसिंग. जो डांस होते थे वो परफॉर्म करती थी ट्रुप्स. अब ट्रुप्स का मतलब होता है मंडली. क्या होता है? मंडली. जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना भजन मंडली, है ना, वैसे ही जो डांस परफॉर्म करते थे, कौन करते थे? मंडली, ट्रुप्स. दे सिंग स्टोरीज ऑफ गॉन्ड लीजेंड. जो गॉन्ड लीजेंड जो गए बड़े बड़े इन लोगों के नेता वगैरह होंगे, जिन्होंने कुछ अच्छा किया होगा गोंड कम्युनिटी के लिए, तो गोंड लीजेंड्स की, देवी देवताओं की, माइथोलॉजिकल डाइटीज, माइथोलॉजिकल और गॉन्ड लीजेंड पे, इनकी स्टोरीज पर ये गाना गाते थे, नाचते थे. इनका जो डांस होता है बहुत ही वाइग्रस होता है बेटा. तो सारी की सारी ट्राइब, मतलब एक ट्राइब के पूरे लोग, मतलब एक ट्राइब में समझो 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, वो सब के सब उसमें पार्ट लेते थे. यहाँ पे ये जो वर्ड है वाइग्रस, इसका मीनिंग होता है जोरदार, बहुत जोर शोर से. तो इतना जोर शोर से होता था कि पूरी की पूरी ट्राइब इसमें पार्ट लेती थी. म्यूजिकल बेल्स आर टाइड विद द वेस्ट. और ये लोग अपनी कमर के साथ में म्यूजिकल बेल लगा लेते थे, बांध लेते थे, जिससे कि जब ये डांस करेंगे तो वो बेल भी बजेगी, एक अच्छा साउंड आएगा. और जो म्यूजिकल बेल होती थी ये वेस्ट में भी होती थी, कमर में भी बांध लेते थे और फीट में भी बांध देते थे डांसर्स. तो जब ये नाचेंगे तो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज आएगी. चलो केस स्टडी पढ़ेंगे अहोम्स की. जो अहोम्स थे वो मेन ट्राइब थी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की मेन ट्राइब है अहोम. इनका बिलीव था कि इनके जो डिसेंडेंट हैं वो शान डायनेस्टी से थे, चाइना की शान डायनेस्टी से. जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अहोम्स हैं उनके डिसेंडेंट किसको मानते हैं? वो शान डायनेस्टी को मानते हैं. ठीक है, चाइना की जो शान डायनेस्टी है उसके डिसेंडेंट मतलब उनकी आने वाली जो जनरेशन हैं, अहोम बोलता है हम वो हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो कहाँ से? शान डायनेस्टी से हैं. अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, एक लीजेंड थी, उसके अकॉर्डिंग 13 सेंचुरी में जो शुकापा थे, चुकापा, शुकापा, आप लोग जब नेट पे इसको सर्च करेंगे तो कहीं शुकापा दिखेगा, कहीं चुकापा दिखेगा, कहीं चुकप दिखेगा, तो शुकापा. ठीक है, तो 13 सेंचुरी सी में जो शुकापा थे, शान प्रिंस, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया 3000 फॉलोअर्स के साथ और वो पटकाई हिल्स को क्रॉस करते हुए ब्रह्मपुत्र वैली में, मतलब इंडिया में आ गए. ठीक, कोई बात. तो शुकापा एक शान प्रिंस थे जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया 3000 फॉलोअर के साथ और आके कहाँ आ गए? पटकाई हिल्स में आ गए और फिर पटकाई हिल क्रॉस की और कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मपुत्र हिल में. यहाँ जैसे चाइना है तो ये पटकाई हिल थी, इसको क्रॉस किया और कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मपुत्र की वैली में. कब बेटा? 1228 सीई में, 1228 सीई में. और इन्होंने फाउंड किया अहोम किंगडम क्लोज टू रिवर नमरूप इन असम. असम में एक रिवर है नमरूप, उसके पास इन्होंने अपने किंगडम को एस्टेब्लिश कर लिया. कब किया बेटा? 1228 में. अब अहोम स्टेट की अगर हम बात करें तो अहोम ने बहुत ही सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाया था. मतलब जो कंट्रोल था वो इनकी क्लान के किसी मेजर मेंबर के पास या किंग के पास होता था, मतलब सेंट्रलाइज स्टेट था. इन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स को यूनिफाई किया, मतलब थोड़ी ट्राइब यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी. तो जब ये अहोम स्टेट इस्टेब्लिश हुआ तो इन्होंने सब ट्राइब को, जितनी भी ट्राइब वहाँ पर थी, उनको इंटीग्रेट कर दिया, यूनिफाई कर दिया थ्रू इंटर मैरिजेस. थ्रू इंटर मैरिजेस मतलब ये वाली क्लान की शादी यहाँ पर करवा दी, इनके बेटे की शादी यहाँ पर करवा दी, इनकी बेटी की शादी यहाँ पर, और फिर इसके साथ, तो मतलब इस तरीके से इंटर मैरिजेस के थ्रू
इन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स को यूनिफाई कर दिया। शुकापा देन स्टार्टेड द टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ स्टेट। फिर शुकापा का एक ही काम था कि कितना बड़ा स्टेट बनाए, बहुत बड़ा स्टेट बनाए अहोम्स के लिए। और यहाँ पर शुकापा का एक ही काम बचा था कि चलो सबको इंटीग्रेट कर दिया है, अब हम एक बड़ी सी स्टेट को एस्टेब्लिश करें और जिसका कैपिटल क्या बनेगा, चराई देव। क्या बनेगा बेटा, चराई देव। ठीक है, चराई देव। चलो, चराई देव है ना। फॉर नेक्स्ट 300, आने वाले 300 साल अहोम ने बहुत प्रोसेस की, अपने स्टेट को प्रॉस्पर बनाया, कंसोलिडेशन किया, अपनी स्थिति को और मजबूत किया। जो आसपास में जो किंगडम रहती थी उनको एनेक्स कर करके, इनकी जो टेरिटरीज थी उसमें शूतिया किंगडम भी इंक्लूड था। इसको कैसे लिखते हैं हिंदी में, देखो, चुटिया, चुटिया है ना, चुटिया किंगडम। तो इनकी जो टेरिटरी थी उसमें चुटिया किंगडम भी था। द कोच हाजो रीजन, कछारी रीजन, कछारी रीजन। तो जो टेरिटरीज थी उसमें क्या क्या इंक्लूड था, चुटिया किंगडम, कोच हाजो और कचारी, कचरी, कचारी किंगडम को भी कंसोलिडेट किया, अपने उसमें मिला लिया। ठीक है, विद द ग्रोथ ऑफ किंगडम, जैसे जैसे किंगडम की ग्रोथ होती गई, अहोम सून बिकम एथनिक माइनॉरिटी। और अहोम क्या बन गए बेटा, एथनिक माइनॉरिटी। अहोम सून बिकम एथनिक माइनॉरिटी, क्योंकि आसपास में और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज इतना ज़्यादा इन लोगों ने कंसोलिडेट कर लिया, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो अहोम थे वो एथनिक माइनॉरिटी बन के रह गए। दे रूल्ड ओवर अ प्रेडोमिनेटली हिंदू पॉपुलेशन, और ये जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसके ऊपर बहुत टाइम तक रूल करते रहे। इन्होंने धीरे धीरे हिंदू कस्टम्स को अडॉप्ट करना चालू कर दिया। जो अहोम किंग थे शुहुंगमुंग, देखो धीरे धीरे करके जब इन लोगों ने देखा कि हम एथनिक माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं और ये किसके ऊपर रूल करते थे, हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर रूल करते थे, तो धीरे धीरे इन्होंने हिंदू कस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और एक अहोम किंग शुहुंगमुंग ने हिंदू नेम स्वर्ग नारायण अडॉप्ट कर लिया। ये जो प्रैक्टिस थी बाद में इनके सक्सेसर ने भी फॉलो की। और जो अहोम, तो बेटा इन्होंने एक इम्पीरियल सिटी बनाई, गृहगांव, रंगपुर, और ये रिस्पॉन्सिबल थे एम्फी थिएटर, रंग ग्रह बनाने में। इन्होंने पहला क्या बनाया, एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है बेटा, अखाड़ा। आप लोगों ने वो देखी होगी ना, कौन सी मूवी, अखाड़ा, अरे जिसमें सुल्तान मूवी, उसमें अखाड़ा दिखाया है ना। चलो, रंग घर। जो इंपीरियल फैमिली थी वो स्पोर्ट्स को देखती थी, इवेंट को देखती थी, एलिफेंट फाइट को देखती थी। कहाँ पर, एम्पी थिएटर में, मतलब अखाड़े में। इन दे एनकरेज हिस्ट्री राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल कॉल्ड बुरंजिस। बुरंजिस क्या थे, इनके क्रॉनिकल थे। क्रॉनिकल मतलब जो डेट के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। तो इनको हिस्ट्री लिखने में भी बहुत इंटरेस्ट था, इन्होंने जो जो जिस टाइम में हुआ उसको लिख दिया। क्रॉनिकल मतलब अकॉर्डिंग टू डेट्स। इन्होंने एक इम्प्रेसिव कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज बनाई जिसका आज तक डीप इन्फ्लुएंस है हमारे असम पर। ठीक है, अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, किसके साथ, मुगल्स के साथ, किसके, अहोम्स के। तो जो अहोम थे वह रिपीटेडली अटैक बाय मुगल्स, मुगल्स अहोम्स पर बार बार अटैक करते थे। हाउएवर द लेटर वर अनसक्सेसफुल इन देयर अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द किंगडम, पर इनका कोई भी अटैक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाउएवर द लेटर वर अनसक्सेसफुल इन देयर अटेम्प्ट्स, कुछ भी सक्सेसफुली ये लोग अहोम के ऊपर मुगल्स नहीं कर पाए। फिर 1648 में जो अहोम रूलर थे जयध्वज जयध्वज सिंह, इन्होंने मुगल्स को गुवाहाटी से एक्सपेल्ड कर दिया, बाहर भगा दिया। 1648 में जो अहोम रूलर थे जिनका नाम था जयध्वज, इन्होंने मुगल्स को गुवाहाटी से बाहर निकाल दिया और इनके जो सोल्जर्स थे मुगल्स के, उनको कैप्टिवेट करके रख लिया, मतलब पकड़ लिया। ठीक है, जब औरंगजेब ने को थ्रोन मिला तो उसने अपने जनरल मीर जुमला को भेजा कि जाओ इस किंगडम पे फिर से एक बार अटैक करो, कैसे हमारे सैनिक रख सकते हैं। फिर मीर जुमला असम में एंटर हुए 1662 में एंड वॉज टू रिपल्स द अहोम इजीली। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया कि एक गड़बड़, ये मुगल्स नहीं, हमारे अहोम से गलती कर गए कि जब मीर जुमला एंटर किए 1662 सी में, तो वो अहोम को इजीली हरा पाए। इसका कारण ये था कि अहोम
ने इतना सीरियसली इन लोगों को लिया ही नहीं वो, और अपना किंगडम हार गए। ये कहा जाता है कि जब ये जो मीर जुमला थे ये एंटर हुए कैपिटल में, इन्हें बहुत गोल्ड मिला, बूटी मतलब खजाना, गोल्ड मिला, सिल्वर कॉइन्स मिले, एलिफेंट मिले, गन पाउडर मिला, राइस भी मिला, और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें मिली। मतलब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ गलती किसकी, अहोम्स की, क्योंकि उनको प्रॉपर प्रिपेयर रहना था। उन लोगों ने लाइटली ले लिया जुमला की एंट्री को, और फाइनली अपना राजपाट हार गया। और उसके बदले मुगल्स को तो क्या क्या नहीं मिला, गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, गन पाउडर मिला, एलिफेंट मिला। पर पर यहाँ पर फिर कुछ हुआ। यहाँ पर ये हुआ कि एक सीरियस एपिडेमिक ब्रोक आउट हुई मुगल कैंप में। देखो क्या हुआ, ड्यू टू इंसेसेंट रेन। इंसेसेंट रेन का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू रेनफॉल। इंसेसेंट मतलब कंटिन्यू, रेगुलर रेनफॉल होती रही, कंटिन्यू बारिश होती गई होती गई होती गई। तो यहाँ पर एक एपिडेमिक फैल गई मुगल कैंप में, जिसकी वजह से मुगल थोड़े से वीक पड़ गए। अब अहोम ने फिर से अपना राजपाट वापस ले लिया। द अहोम्स वर एबल टू बाउंस बैक। 1667 में दे वर एबल टू रिकवर ऑल द लैंड दैट दे हैड लॉस्ट। तो बेटा ये जो बारिश के कारण ये जो कमजोर हुए, अब इन्होंने मुगल्स की कमजोरी का बढ़िया फायदा उठाया और अपनी जितनी भी जमीनें मुगल के पास गई थी, जो लॉस्ट कर गए थे, वो पूरी की पूरी रिकवर कर ली। ड्यूरिंग बैटल ऑफ सरायघाट अहोम स्कोर्ड अ डिसिसिव विक्ट्री। ठीक है, जो बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था उसमें अहोम को बहुत बड़ी विक्ट्री मिली। ये दे रिमेन इन पोजीशन ऑफ देयर किंगडम अंटिल ब्रिटिश रूल। जब तक ब्रिटिश रूल नहीं आया था तो अहोम प्रॉपरली रूल कर रहे थे, मुगल इनको जरा भी हिला नहीं पाए। बैटल ऑफ सरायघाट में कौन जीते, अहोम। कौन हारे, मुगल्स। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम अहोम्स की बात करें बेटा तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कि ये पैक सिस्टम को यूज करते थे, सिस्टम ऑफ लेबर कॉल्ड पैक। इसमें क्या होता था, एवरी मेल इन द किंगडम बिटवीन एज ऑफ 15 ईयर एंड 50 हु वॉज नॉट अ नॉबल। अगर आप नॉबल नहीं हो और आपकी एज 15 से 50 साल के बीच में है तो आपको क्या बन जाना है, स्लेव और अ पैक। बेटा यहाँ पर एक गलती है, ये इतने लोगों को छोड़ देना है आप, ठीक है। मैंने स्लेव अभी इंक्लूड कर लिया ना, सेव नहीं। देखो अगर आप 15 से 50 ईयर के ब्रैकेट में आते हैं और आप राजा भी नहीं है, एरिस्टोक्रेट भी नहीं है, पादरी भी नहीं है, मतलब पंडित ब्राह्मण भी नहीं है, और स्लेव गुलाम भी नहीं है, तो आपको क्या बनना पड़ेगा, पैक बनना पड़ेगा। ठीक हुई बात। मैंने पहले स्लेव बोल दिया था, स्लेव नहीं। क्या बोलना है कि अगर आपकी एज 15 से 50 साल के बीच में है और आप राजा भी नहीं हो, एरिस्टोक्रेट भी नहीं हो, प्रीस्ट भी नहीं हो, स्लेव भी नहीं हो, तो आप क्या बनोगे, द ड्यूटी ऑफ अ पैक वॉज टू प्रोवाइड सर्विस टू किंगडम। और पैक का काम होता था किंगडम को सर्विसेज देना। इसके रिटर्न में उसको 2 एकर्स ऑफ लैंड मिलती थी, दैट वॉज नीदर हेरिडेटरी नॉट ट्रांसफरेबल। अगर आप पैक हो, राजा को अपनी सर्विसेज दे रहे हो, किंगडम को अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको 2 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हेरिडेटरी भी नहीं है और ट्रांसफरेबल भी नहीं है। आपके बाद आपके बच्चों की नहीं होगी, आप किसी को बेच भी नहीं सकते हो। दीज सर्विस इंक्लूड मिलिट्री सर्विस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, आपको मिलिट्री में भी सर्विस देनी पड़ेगी, रोड बन रही होगी तो उसमें देनी पड़ेगी। दूसरा पब्लिक वर्क कर लो। ये जो सिस्टम था वो एक्सट्रीमली यूजफुल रहा होम्स के लिए, क्योंकि इनके पास हमेशा एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी रही इन द फॉर्म ऑफ पैक्स। पैक्स वर ऑर्गेनाइज इनटू यूनिट कॉल्ड अ खेल। पैक्स एक ऑर्गेनाइज पैक को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है एक यूनिट में, जिसको हम बोलते थे खेल। अब हम बात करेंगे इकॉनमी की। तो जो अहोम थे उन्होंने वेट राइस कल्टीवेशन स्टार्ट किया असम में। ये इरिगेशन का यूज़ करते थे, इन्होंने कैनाल बनाई, बड़े बड़े एम्बार्कमेंट बना दिए, और इस तरीके से उन्होंने इस रीजन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इंश्योरिंग प्रॉस्पेरिटी कॉइन वर इंट्रोड्यूस। क्योंकि एम्पायर बहुत प्रॉस्पर हो गया था, समृद्ध हो गया, तो उन्होंने कॉइन लेके आ गए। अहोम किंगडम में 16th सेंचुरी ने अपने कॉइन लेके आए। लैंड मेजरमेंट सिस्टम जो मुगल्स यूज करते थे वही कहाँ भी इंट्रोड्यूस हो गया, अहोम किंगडम में, कि भैया सबकी जमीनें मेजर की जाएंगी। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जो अहोम थे वो 7 सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, सतग्रह अहोम और 7 हाउसेस ऑफ अहोम। सतग्रह अहोम और 7 हाउसेस ऑफ अहोम, ये रॉयल फैमिली थी, एरिस्टोक्रेसी थी, प्रीस्ट के ग्रुप थे, 4 प्रीस्ट के ग्रुप थे, एरिस्टोक्रेसी थी और रॉयल फैमिली थी। रिमेनिंग जो भी बच जाएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, पैक सिस्टम के अंदर आएगा। जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी और जो प्रीस्ट फैमिली थी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था।
The aristocratic class and the priest families were exempt from paying taxes to monarch. राजा को टैक्स नहीं देंगे कौन? Aristocrat or priest. Although they started adopting Hindu custom, they did not give up their tribal language and custom. बेटा बाद में हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने हिंदू कस्टम को अडॉप्ट कर लिया, पर इन्होंने अपनी लैंग्वेज भी नहीं छोड़ी, अपने कस्टम भी नहीं छोड़े. लाइक बरीइंग द डेड, जैसे डेड बॉडी को ये बरी करते थे, इन्होंने कभी जलाया नहीं. अदर आइटनरेंट ग्रुप्स. पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर एक बहुत पावरफुल ट्राइब थी, जाट्स, खोकर्स, गक्कर्स. जो जाट थे वो ट्राइबल ओरिजिन के थे और स्पेशली पेस्ट्रोलेट थे. पेस्ट्रोलेट का मतलब क्या होता है? अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले. दे वर डिसेंडेंट ऑफ इंडो साइथियंस. ये किसके डिसेंडेंट थे? इंडो साइथियंस के. मिडवल पीरियड में इन्होंने अपना पेस्ट्रोलिज्म वाला काम छोड़ दिया और सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे. जो फॉरेन इन्वेडर्स थे हैड टू कंटेंट विद द फॉर्मिडेबल ग्रुप इन दिस रीजन. फॉरेन इन्वेडर्स को भैया एक अच्छी खासी तगड़ी टक्कर ये देते थे. When the invasion of Punjab and Sindh occurred in 7th century में जब पंजाब और सिंध का इन्वेजन हुआ, जो एरिया था वो किसके पोजीशन में था? जाट्स के. मुगल रूलर इंक्लूडेड सम गक्कर ट्राइब्समैन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. और जो मुगल्स थे उन्होंने गक्कर्स को ट्राइबल मतलब अपने ग्रुप्स में रखा. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में किसको जगह दी? गक्कर्स को जगह दी. और इवन उन्हें मनसबदारी भी दी. ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्राइब्स थी गुर्जर और भाटीज. ये भी पेस्ट्रल थी नेचर की, मतलब वही जानवरों को लेके एक जगह दूसरी जगह जाना. इनमें से कुछ धीरे धीरे फार्मिंग करने लगी, कुछ धीरे धीरे जमींदार भी बन गई. इसके बाद एक और ग्रुप आता है बंजारास. ये भी नोमैडिक ग्रुप था. नोमैडिक ग्रुप का मतलब कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हु वर इंस्ट्रूमेंटल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड. और बेसिक काम क्या था? ट्रांसपोर्ट करना गुड का. ये कैरावान में चलते थे. कारवां बोलते हैं ना, कारवां जब 10-20-50 लोग फैमिली सब साथ में चलती हैं, तो ये कैरावान या कारवां में चलती थी. एंड यूज्ड ऑक्स ड्रैगन कार्ट. जो इनके पास गाड़ी होती थी वो बैलगाड़ी होती थी, उसमें बैठ के ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. भील एक और सिग्निफिकेंट ट्राइब है. ये डीप फॉरेस्ट में रहते थे और हंटर्स थे. राजपूत बहुत रिलाई करते थे इनकी हंटिंग एबिलिटीज पे. तो राजपूत इन लोगों की एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हेल्प भी लेते थे. अगर आप लोगों ने महाराणा प्रताप सीरियल देखा होगा तो उसमें जो महाराणा प्रताप हैं उनको वो भील्स उनकी हेल्प करते हैं. ऐसे ही जो छत्रपति शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, इनकी आर्मी में भील वॉरियर थे और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये बिल्कुल बहुत हेल्प करते थे भील्स. शिवाजी आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. जो मेन डाइटी है भील की वो है केसरीनाथ. ये कहा जाता है कि जो भील थे वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे. विल नेवर अटर अ लाई आफ्टर ड्रिंकिंग सेफ्रन वाटर दैट हैज बीन ऑफर्ड टू केसरीनाथ. केसरीनाथ को जो सेफ्रन को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? केसर वाला जो पानी चढ़ाया जाता था उसको पीने के बाद ये कभी झूठ नहीं बोलते थे. इसके बाद हिमाचल प्रदेश में थे गड्डीज. ठीक है, इनका ओरिजिन मिलता है 750 CE में. ये कम्प्लीटली नोमैडिक नहीं थे पर कई बार मूव करते रहते थे. कहाँ चले जाते थे? हिल्स पे. समर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो हिल्स पे चले जाते थे. मोस्ट ऑफ द गड्डीज आर डिसेंडेंट पीपल हु माइग्रेटेड टू द रीजन बिकॉज दे वांटेड टू एस्केप परसिक्यूशन बाय औरंगजेब. बहुत सारे जो गड्डीज थे वो तो इसलिए माइग्रेट कर गए क्योंकि औरंगजेब उनको परसिक्यूट कर रहा था, मार रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकल गए. और जो गड्डीज थे इनके जो डिसेंडेंट कौन थे बेटा? वो लोग जिनको जो औरंगजेब था वो मार रहा था, परेशान कर रहा था. तो ये हिमाचल प्रदेश के पास बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरियाज में जाके रहने लग गए कि भाई औरंगजेब से तो बच जाएंगे. ठीक है, तो गड्डीज के जो डिसेंडेंट थे, जो एंसेस्टर थे, वो कहीं मुगल रूल में किसी कम्युनिटी में रहते थे. अगर हम ट्राइब्स और कास्ट की बात करें तो बेटा जो हिंदू सोसाइटी है वो ट्रेडिशनली 4 कास्ट और 1 में डिवाइडेड है. और जैसे जैसे न्यू ऑक्यूपेशन की ग्रोथ होने लगी तो स्मॉलर ऑक्यूपेशन बेस्ड ग्रुप्स भी बन गए, जातीज आने लग गई. पहले वर्ण थे, फिर वर्ण के बाद क्या आने लगी? जातीज. सर्टेन ट्राइब आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड विद द हिंदुइज्म. और कुछ जो ट्राइब थी उन्होंने अपने आप को हिंदुइज्म के साथ जोड़ लिया और सेपरेट जाति ले ली. ये जो सोशल मोबिलिटी हो रही थी ये रीज़न था किसके लिए? कि जाति बनाना ही पड़ेगा. लोअर कास्ट थी वो अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाना चाहती थी. ठीक है, और जो मिडवल पीरियड था
वो ऐसा टाइम था जब पूरा के पूरा कास्ट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। फिर से देखना, जो लोअर कास्ट थी बेटा वो चाहती नहीं कि उनका सोशल स्टेटस बढ़ जाए, तो वो न्यू अर्बन सेंटर्स में आ गई, जहाँ पर जो कास्ट सिस्टम थी वो थोड़ी सी लेस रिजिड थी। मतलब आज भी आप शहरों में देखो ना तो जात पात इतना कोई नहीं पूछता लोग, पर गांव में भैया बहुत चलता है ये। ट्राइबल सोशल सिस्टम है ट्रेडिशनली रिमेन्ड आउटसाइड द फोल्ड ऑफ कास्ट सिस्टम, और जो ट्राइबल सोशल सिस्टम था ये कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा दूर रहा। ट्राइबल सोसाइटीज़ कैसी होती है बेटा? एगलिटेरियन होती हैं, जिसमें एक ट्राइबल चीफ होता है, बीइंग द फर्स्ट एमंगस्ट इक्वल। जो भी ट्राइबल लीडर होता है बेटा वो उन्हीं में से कोई एक होता है। लार्ज ट्राइब की अगर हम बात करें, जैसे गोंड हो गई, जाट हो गई, इनमें बहुत सारे क्लान भी है, मतलब एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप है। कई बार ये क्लान और ट्राइब होती है, इनके पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, लाइक प्राइसली क्लान ऑफ द अहोम। अहोम में एक क्लान थी जिसका काम ही था पूजा पाठ करवाना, प्राइसली क्लान थी। तो ऐसे ही गोंड्स में, जाट में भी होता था कि इनके ग्रुप और सब ग्रुप्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक काम बांट दिए जाते थे। पर जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ चलता गया, तो with the passage of time certain tribes came to be influenced by social stratification of caste system। जो हाईली सेंट्रलाइज स्टेट थे जैसे गोंड और अहोम, इन्होंने भी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी को देखा। अब स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? अलग अलग होने लगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे। अहोम्स और गोंड्स में भी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी होने लगी। ग्रेटर इंटरेक्शन विद द मटेरियली रिचर एम्पायर मेड एन इम्पैक्ट, और अगर इन लोगों के जब ज़्यादा कांटेक्ट बनने लगते हैं रिचर एम्पायर के साथ, तो उसका भी अलग प्रभाव पड़ने लगा इन लोगों के ऊपर। जो रूलर थे और जो लोग थे उन्होंने ब्राह्मणिकल बिलीव्स को अडॉप्ट करना चालू कर दिया, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चालू कर दिया। जो मिडिवल पीरियड था उसमें हम लोगों ने देखा कि ग्रेटर इंटरेक्शन हुआ कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल ग्रुप्स का, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाला। जो कुछ ट्राइब थी वो अपने आइसोलेटेड वे को लेकर कंटिन्यू रखी, और दूसरी एग्रीकल्चर और धीरे धीरे वन एग्रीकल्चर में आ गई और वन बेस्ड सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। ट्राइबल आइडियाज ऑफ एगालिटेरियनिज्म वर रिफ्लेक्टेड इन सोशल मूवमेंट डिमांडिंग ग्रेटर इक्वालिटी। और ये जो वर्ड लिखा है बेटा एगालिटेरियनिज्म, इसका मतलब होता है समान अधिकारी। क्या? समान अधिकारी, ठीक है, मतलब इक्वल राइट्स में बिलीव करते थे, इसीलिए आज भी ये ग्रेटर इक्वालिटी की बात सोसाइटी में करते हैं। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।